Hello students, welcome to Bansal classes online. I am Jai Singh Suryavanshi. लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, जहाँ से बेटा बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपको मिनी टेस्ट में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर के अंदर हमने कुछ पार्ट कवर कर लिया है कि जैसे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी है हमारी अर्थ पे वो सब मैटर से मिलके बनी है। इसके बाद हम कुछ लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो लिविंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हम समझेंगे बेटा, लेकिन साथ ही साथ में आपको मॉड्यूल का जो चैप्टर है उसको भी, मॉड्यूल के पॉइंट्स को अच्छे से देखना है। हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे लेकिन साथ ही साथ में आपको मॉड्यूल के पॉइंट्स को भी देखना है। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक एटलीस्ट एक सेल तो प्रेजेंट होना जरूरी है, वरना उसे हम नॉन लिविंग के अंदर कंसीडर करेंगे। क्योंकि बेटा जिस भी ऑर्गेनिज्म में सेल प्रेजेंट है, और सेल के बेसिस पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म हमने देखे थे, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा उनकी बॉडी के अंदर एक सेल प्रेजेंट होती है। तो हमने ये क्राइटेरिया भी देखा है। क्या क्राइटेरिया है? किसी भी लिविंग, किसी भी मतलब थिंग को लिविंग कहने के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया है? तो उसके पास एटलीस्ट वन सेल प्रेजेंट होनी चाहिए। क्योंकि बेटा जब तक सेल प्रेजेंट नहीं होगी तब तक कोई भी लाइफ प्रोसेस नहीं हो सकता है। ना ही हम डाइजेशन कर सकते हैं, ना ही हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन हो सकता है, ना ही रेस्पिरेशन हो सकता है, ना ही लोकोमोशन हो सकता है। कोई प्रोसेस नहीं हो सकता, क्योंकि इन सारे प्रोसेस को करने के लिए जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सारी केमिकल रिएक्शन इन सेल के अंदर ही होती है। तो बेटा हमने देखा सेल के नंबर के बेसिस पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। कौन कौन से बेटा? एक तो यूनिसेलुलर, दूसरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम किस में आते हैं बेटा? ह्यूमंस। आपके सराउंडिंग जितने भी ट्रीज दिख रहे हैं आपको, श्रब्स दिख रहे हैं, ये सारे आते हैं बेटा मल्टी सेलुलर की कैटेगरी में। और जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कुछ एग्जांपल हम डिस्कस किए थे बेटा, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ईस्ट, बैक्टीरिया जितने भी आपको सुनने को मिलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जो भी एक टाइप का बैक्टीरिया है, ये सारे हैं यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में। इसके बाद हमने देखा था कि रेस्पिरेशन प्रोसेस भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल, चाहे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबको सरवाइव करने के लिए किसकी जरूरत है बेटा? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको सरवाइव करने के लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने की जरूरत है। अगर बॉडी के अंदर या सेल्स में ज्यादा अमाउंट में CO2 होगा तो भी हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो CO2 को रिलीज करना पड़ता है और O2 को इनहेल करना पड़ता है। तो जैसे ही O2 इनहेल होती है बेटा, है ना, CO2 बाहर रिलीज होती है। और CO2 प्रोड्यूस कब होती है? तो CO2 प्रोड्यूस होती है हमेशा रेस्पिरेशन में। ठीक है, हमारे लंग्स के अंदर रेस्पिरेशन में हमेशा जब भी सेल्स रिलीज करती हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्लांट यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, अपना फूड बनाने के लिए। लेकिन प्लांट फोटोसिंथेसिस जब भी करते हैं बेटा तो हमेशा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और यही ऑक्सीजन हमारे सेल्स में न्यूट्रिएंट को तोड़ने का काम करती है। ठीक है, ऑक्सीडाइज करने का काम करती है। और जब तक जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट है तब जब तक ब्रेक डाउन नहीं होंगे तब तक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऑक्सीडेशन बहुत जरूरी है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। जितने भी मॉलिक्यूल्स है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स या फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, उनको तोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक वो टूटेंगे नहीं तब तक एनर्जी रिलीज नहीं होगी। क्लियर? तो बेटा कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर पे रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं हम। इसके बाद में डिस्कस करते हैं बेटा हम ट्रांसपोर्टेशन।
ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन है ना, every living organism require movement of important chemicals such as hormones, एंजाइम्स, ठीक है, और जितने बेटा न्यूट्रिएंट होते हैं एंड एंटी बॉडीज। ठीक है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर मूवमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट केमिकल्स सच एज हार्मोन्स, एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट एंड एंटीबॉडीज। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल्स हैं वो कैसे मूव करते हैं बेटा, ट्रांसपोर्टेशन की मदद से। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, क्लियर। प्लांट्स हैव जाइलम एंड फ्लोएम, और बेटा इस जाइलम और फ्लोएम को बोलते हैं हम वैस्कुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा, वैस्कुलर सिस्टम। प्लांट्स हैव जाइलम एंड फ्लोएम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ water, minerals and food। नीचे का दिख रहा है बेटा आपको, ठीक है दिख रहा है। तो बेटा एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर अ सर्कुलेटरी और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर द मूवमेंट ऑफ chemicals such as hormones, enzymes, nutrient, antibodies। ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं बेटा हमारी बॉडी के अंदर। तो वो सारे जितने भी केमिकल्स हैं वो सारे एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, है ना। गैसेस का मूवमेंट भी होता है। केमिकल्स हो सकते हैं बेटा, कुछ गैसेस हो सकती हैं, है ना, जैसे हमने यहाँ पे कुछ केमिकल्स के नाम लिखे हैं, बट ऐसे गैसेस भी हो सकती हैं। वाटर भी मूव करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो कैसे मूव करता है, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की मदद से मूव करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। बिना ट्रांसपोर्टेशन के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच सकते। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है ना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लियर, लिम्फेटिक सिस्टम ये प्रेजेंट है। तो इनके थ्रू क्या होता है, ब्लड के अंदर जितना भी वाटर होता है, वाटर का मूवमेंट हो पाता है ना, एंटीजन एंटीबॉडीज का मूवमेंट हो पाता है, हॉर्मोन्स का मूवमेंट हो पाता है, एंजाइम्स का मूवमेंट हो पाता है, गैसेस का मूवमेंट हो पाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। ऐसे ही प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, वहां पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट है, वैस्कुलर सिस्टम। हमारे अंदर जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, प्लांट के अंदर वैस्कुलर सिस्टम होता है। बेटा प्लांट में फूड बनता है लीफ के अंदर, आपको पता है प्लांट के अंदर लीव्स प्रेजेंट होती हैं, और लीफ जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती हैं तब जाके फूड सिंथेसाइज होता है।
तो अब उस फूड की जरूरत प्लांट की हर सेल्स को है, क्योंकि हर सेल्स एनर्जी के बिना सरवाइव नहीं कर सकती, और एनर्जी कहां से मिलेगी बेटा? फूड से मिलेगी। तो लीफ में बनने के बाद में फूड प्लांट के पूरे प्लांट के पार्ट तक सर्कुलेट कैसे होगा? तो कोई ना कोई तो चाहिए उसको सर्कुलेट करने वाला। तो बेटा वहां पर प्रेजेंट है, वहां पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट है? एक वेस्क्यूलर सिस्टम, ठीक है। और उस वेस्क्यूलर सिस्टम के दो कंपोनेंट हैं, दो मेन टिश्यूज हैं। फर्स्ट टिश्यू है जाइलम और सेकंड टिश्यू है फ्लोएम। जाइलम प्लांट के अंदर वाटर का मूवमेंट करता है, साथ ही साथ में मिनरल्स का मूवमेंट करता है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में वाटर और मिनरल्स लिखा है तो वो मैंने जाइलम के लिए लिखा है, और फूड लिखा है वो मैंने फ्लोएम के लिए लिखा है, ठीक है। तो जाइलम एक टिश्यू है, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ना। जब टिश्यू चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब क्या होता है और सिंपल टिश्यू का मतलब क्या होता है। तो बस आप अभी इतना सुनो कि वेस्क्यूलर सिस्टम होता है प्लांट्स के अंदर, प्लांट का जो स्टेम होता है उसमें वेस्क्यूलर सिस्टम प्रेजेंट होता है बेटा। और ये वेस्क्यूलर सिस्टम प्लांट के हार्मोन्स को प्लांट के अंदर, मिनरल्स को प्लांट के अंदर, वाटर को प्लांट के अंदर, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो इस वेस्क्यूलर सिस्टम के दो मेन कंपोनेंट हैं, फर्स्ट है बेटा जाइलम और सेकंड है फ्लोएम। जाइलम प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। प्लांट की रूट्स वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है, और ये जो जाइलम होता है बेटा, ये एब्जॉर्ब होने के बाद में वाटर को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। क्लियर? तो मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए जो वाटर की जरूरत होती है उस वाटर को कौन प्रोवाइड कराता है लीव्स तक? ये जाइलम, ठीक है। आपने देखा होगा जब रेन होती है बेटा, रेन, तो रेन कैसे होती है? जब लीव्स की सरफेस से वाटर के ड्रॉपलेट्स इवापोरेट होते हैं, है ना। तो वो वाटर आता कहां से? प्लांट की रूट्स ग्राउंड वाटर को, जितना भी जमीन के अंदर पानी है बेटा, उसको एब्जॉर्ब करती हैं, और ये जाइलम उन्हें क्या करता है? लीव्स तक पहुंचाता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कर होता है, फोटोसिंथेसिस होने के बाद में वही जो वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में, बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में, वो लीफ की सरफेस पे हमें देखने को मिलते हैं, और उसी वाटर को इवापोरेट कर लिया जाता है, और वही इवापोरेट वाटर रेन की फॉर्म में हमें दिखाई देता है। तो मतलब बहुत ही जरूरी है फोटोसिंथेसिस, रेन या वाटर साइकिल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही बेटा जो फ्लोएम है, जाइलम के बाद में जो फ्लोएम है, फ्लोएम प्लांट के अंदर फूड को एक सेल से दूसरी सेल या फिर एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। तो बेटा फ्लोएम लीफ से, क्योंकि फूड का बनता है बेटा जनरली लीव्स में बनता है ना। लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट के पार्ट्स ग्रीन कलर के होते हैं। तो जितना भी फूड है वो बनता है जनरली लीफ के अंदर, है ना। जनरली मैंने क्यों बोला है? क्योंकि बेटा कैक्टस में स्टेम वाले पार्ट से भी फूड बनता है, ठीक है। तो लीफ में जनरली फूड बनता है, और लीफ में बनने के बाद में उस फूड की जरूरत प्लांट के रूट्स पार्ट में भी है, प्लांट के स्टेम पार्ट में भी है, बड पार्ट में भी है, सारी जगह की सेल्स में है। तो कैसे जाएगा? वो अपने आप थोड़ा ना चला जाएगा, कोई तो होगा ले जाने वाला। तो उसको ले जाने वाला एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जिसको बोलते हैं हम फ्लोएम। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लोएम। डाउन कीजिए।
ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, जितनी भी गैसेस मूव कर रही हैं, जितने भी केमिकल्स मूव कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कर रहे हैं एक सेल से दूसरी सेल, तो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम ह्यूमंस के अंदर क्या है बेटा, ह्यूमंस के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। और क्या क्या कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम के, तो ब्लड है बेटा, ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट है ना, ऐसे ही लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो बेटा हार्ट जो होता है ब्लड को पंप करने का काम करता है, और ब्लड जब पंप होता है तो ब्लड के थ्रू बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, ये सब मूव करते हैं। ऐसे ही बेटा जितने भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर हार्ट नहीं होता है, प्लांट्स के अंदर ब्लड वेसल भी नहीं होते हैं बेटा, प्लांट के अंदर ब्लड भी नहीं होता है। तो प्लांट में क्या प्रेजेंट होता है, प्लांट में वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो बेटा जो वेस्कुलर सिस्टम है, वेस्कुलर सिस्टम है, तो सिस्टम किसी कंपोनेंट से मिलकर बना होगा, तो वो कंपोनेंट क्या बेटा, जाइलम और फ्लोएम। ये दो तरह की टिश्यूज है, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम। तो जाइलम प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल्स को एक सेल से दूसरी सेल तक ले जाने का काम करता है, सर्कुलेट करने का काम करता है। ऐसे ही फ्लोएम क्या करता है बेटा, फूड को पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। रफ करता हूं बेटा यहां, इसके बाद उसको इसके बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा एक्सक्रीशन। ठीक है बेटा, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन इज विट, ऐसे लिखो बेटा, it is a process of removal of toxic waste from the body या फिर cells। ठीक है, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेल्स। और जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास में बहुत सारी सेल्स है, जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो उनके पास में बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास में बॉडी प्रेजेंट है। तो एक्सक्रीशन क्या प्रोसेस होता है, हमारी बॉडी में जितना भी डाइजेशन होता है, जितना भी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसके बाद में अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो बॉडी से रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन की भी एबिलिटी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करते हैं बेटा, है ना, कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल को रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से। क्लियर। तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लिख देता हूं, ठीक है बेटा। सम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन एनिमल्स सच एज यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। तो बेटा यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं जितने भी एनिमल्स हैं।
जितने भी जितने बेटा यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें किन में होता है, मैमल्स में, ठीक है। यूरिक एसिड रिलीज होता है बेटा बर्ड्स में और इंसेक्ट्स में, ठीक है। और जितने भी एम्फीबियंस होते हैं, और जो बेटा फिशेस होती हैं, फिशेस में अमोनिया रिलीज होता है। तो एक्सक्रीशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और एक्सक्रीशन प्रोसेस में बॉडी का जितना भी टॉक्सिक वेस्ट है ना, जितना भी यूज करने वाला या फिर जितना भी जरूरी सब्सटेंस है वो तो सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी सेल्स के अंदर, लेकिन जितना भी टॉक्सिक वेस्ट है उसको बॉडी से रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इज एक्सक्रीशन। कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज होते हैं बेटा एनिमल्स के अंदर, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। यूरिया मैमल्स के अंदर रिलीज होता है, यूरिक एसिड बर्ड्स, इंसेक्ट या फिर एम्फीबियंस में रिलीज होता है, और अमोनिया जो कि एक गैस की फॉर्म में रिलीज होती है बेटा। अमोनिया ही कैसा है, एक गैसियस एक्सक्रीटरी वेस्ट है। तो अमोनिया रिलीज होता है फिशेस में। तो यूरिया हम रिलीज करते हैं बेटा, हम किस में आते हैं, मैमल्स में। यूरिक एसिड देखा होगा ड्राई वेस्ट होता है बेटा, बर्ड्स रिलीज करते हैं। इंसेक्ट का वेस्ट बहुत ड्राई होता है। एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग का वेस्ट, ठीक है, ये सब क्या होता है, ड्राई वेस्ट, उसे बोलते हैं यूरिक एसिड। ऐसे ही जितनी फिशेज होती हैं वो वाटर के अंदर गैसियस फॉर्म में एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिलीज करती हैं, और वो गैसियस वेस्ट क्या है बेटा, अमोनिया। नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, मैं रफ कर दूं उसको। कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट हम प्लांट में भी लिख लेते हैं। प्लांट में किस किस फॉर्म में एक्सक्रीटरी वेस्ट रिलीज होता है, तो लिख लेते हैं बेटा हम एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट released by plants are, कुछ है बेटा, कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे लेटेक्स, ठीक है, एल्केलॉइड्स, फ्लेविनॉइड्स, ठीक है, ये सब है। बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड गैसेस, ठीक है। तो ये सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि प्लांट्स के थ्रू रिलीज होते हैं। कौन कौन से बेटा, जैसे लेटेक्स, एल्केलॉइड्स, फ्लेविनॉइड्स, पिगमेंट्स, वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है। प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करते हैं बेटा, और कुछ क्या रिलीज करते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जैसे लेटेक्स, एल्केनॉइड्स, फ्लेविनॉइड्स, पिगमेंट्स रिलीज करते हैं, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर कुछ गैसेस रिलीज करते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस में गैसेस रिलीज होती हैं। तो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट से भी एक्सक्रीशन होता है बेटा, और ऐसे ही एनिमल्स सेल भी कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज करती है। जैसे हम डिस्कस किया एनिमल्स के अंदर कौन कौन से, अमोनिया है, ऐसे ही यूरिया या फिर यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीशन होता है, और अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह के कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं।
एक्सक्रीटरी वेस्ट की फॉर्म में। ऐसे ही प्लांट्स में भी कुछ अलग अलग फॉर्म में एक्सक्रीशन होते हैं, जैसे एल्कलॉइड्स, फ्लेविनॉइड्स, पिगमेंट्स, वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर गैसेस। ठीक है, तो इस तरीके का आपके पास में कोई ऑप्शन आता है तो आप उसको छोड़ना नहीं है, उस क्वेश्चन को, है ना। प्लांट्स के अंदर क्या क्या एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या फिर एनिमल्स के अंदर क्या क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, नोट डाउन कीजिए बेटा। तो बेटा आज की क्लास में हमने आगे का पार्ट डिस्कस किया है। हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर पे और हमने उसमें कुछ पार्ट लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, उसके आगे का पार्ट कवर किया है हमने। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेटा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या एबिलिटीज हैं, है ना। कैसे हम लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है लिविंग के पास में, है ना, जो कि उन्हें नॉन लिविंग से अलग करती है। तो हमने देखा सबसे पहले कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल प्रेजेंट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन प्रोसेस कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म और ये कर सकते हैं बेटा ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, गैसेस ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब किसकी मदद से हो रहा है बेटा? ये सब हो रहा है सेल की हेल्प से, क्योंकि सेल प्रेजेंट है ना, अदरवाइज कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और ये सारे प्रोसेस जो पढ़ रहे हैं बेटा ये सारे हैं लाइफ प्रोसेस, जैसे एक्सक्रीशन भी एक लाइफ प्रोसेस है ना, रेस्पिरेशन भी एक लाइफ प्रोसेस है, न्यूट्रिशन भी एक लाइफ प्रोसेस है। तो हमने देखा लास्ट टॉपिक ये एक्सक्रीशन, इसके बाकी का पार्ट जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अच्छे से अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, साथ साथ लर्न कीजिए, बहुत जरूरी है, साथ साथ लर्न करना है आपको। और कुछ एडिशनल पॉइंट जो मैं बताता हूँ बेटा आप उसे नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स के साथ ही साथ में कुछ शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में, ताकि आपको याद रहे, है ना। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।